जनरेटेड। अभी तक हमने ये देखा कि किस तरह से फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में एक्सीडेंटली जनरेट हो जाते हैं एंजाइमेटिकली और नॉन एंजाइमेटिकली, राइट। नतीजे में ये हमारे सेल्स, हमारे डीएनए को, हमारे प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं, तो जिसके नतीजे में हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के डिजीजेस पैदा होते हैं या पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए हमारी बॉडी में क्या डिफेंस मैकेनिज्म है, किस तरह से हम फ्री रेडिकल्स को रिमूव कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट में बदल सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो वी विल डिस्कस टुडे प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स और ROS, that is reactive oxygen species. In our body there are lots of defense mechanism. फ्री रेडिकल्स को हमेशा रिमूव करते रहते हैं या उसको वहाँ से हटाते रहते हैं। तो हम वन बाय वन इन सब डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में देखते हैं। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द ROS और फ्री रेडिकल्स आर एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस एंजाइम। तो हमारी बॉडी में इन ROS से को ख़त्म करने के लिए एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है जो उनको न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसमें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट 3 एंजाइम है वो है SOD, दैट इज सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। दूसरा कैटालेज, एंड द थर्ड आंसर है वो है ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज। तो हमारी बॉडी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है इस ROS से निपटने के लिए वो क्या होता है, वो हमारे पास एंजाइमेटिक डिफेंस होता है। इसको हम फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स भी कहते हैं, दैट इज SOD सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेज एंड ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज। ये हम आगे इसको अलग सेपरेट डिस्कस करेंगे। उसके बाद डाइटरी एंड एंडोजीनस एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। नाउ यहाँ पर बात आती है एंटीऑक्सीडेंट्स की, जो कि हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि हर इंसान या हर डॉक्टर आपको बताता है कि आपको एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए। वो इसी वजह से होता है क्योंकि हमारी बॉडी में रोज़ नेचुरली बहुत सारे फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो कि हमारे बॉडी को डैमेज करते हैं। तो उसको निपटने के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट्स लेने चाहिए। तो डाइटरी में कौन कौन से हैं, वी हैव विटामिन E, विटामिन C एंड फ्लेवोनाइड्स, right? And as far as the endogenous antioxidants is concerned, it is urates and catecholamines, ये सब एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट ऑफ द डिफेंस और द प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्री रेडिकल, दैट इज सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन। तो सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है कि हमारी बॉडी के सेल के अंदर अलग अलग जगह पर डिफरेंट टाइप्स के फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होते हैं। जैसे जो पेरोक्सिसोम्स हमारे सेल के अंदर होता है उसके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा जनरेट होता है। तो उसमें क्या होता है कि सेलुलर कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो या तो माइटोकॉन्ड्रिया में पैदा होते हैं या साइटोसोल में पैदा होते हैं या पेरोक्सिसोम में पैदा होते हैं किसी भी सेल की। तो उन अलग अलग रेडिकल्स को हम सेल क्या करता है, वहीं पर उसके अगेंस्ट जो एंजाइम होता है वहीं पर वो प्रोड्यूस करने लगता है, जिसकी वजह से वो डैमेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं पैदा हो पाता है। उसके बाद होता है मेटल सिक्वेस्ट्रेशन। सिक्वेस्ट्रेशन मतलब हाइडिंग के लिए बोला जाता है, दैट इज हाइडिंग। तो जो नॉन एंजाइमेटिक प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स होता है दैट इज फ्रॉम फेंटन रिएक्शंस, वेबर हीज रिएक्शंस की वजह से होता है, जिसमें फेंटन रिएक्शंस जो होते हैं वो इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स होता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है या सेल क्या करता है कि जो मेटल्स होते हैं, जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जिसके आउटर शेल में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है,
लेकिन वो फ्री रेडिकल्स नहीं होते हैं क्योंकि वो बहुत स्टेबल एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं और दे विल नॉट स्टार्ट चेन रिएक्शंस, राइट. So that is why they are not considered as free radicals, but they are known as transition metals, which is required for the formation or synthesis of free radical in quantum reactions. तो अगर हमारे पास वो मेटल नहीं होगा तो हमें इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिलेगा. अगर हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो हमारा फ्री रेडिकल्स बन नहीं सकता. दैट इज ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड में हाइड्रोक्सिल रेडिकल में या हाइड्रोजन परऑक्साइड में चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो हमें ट्रांजिशन मेटल से मिलता है. तो क्या होता है कि मेटल सिक्वेस्ट्रेशन में जो मेटल्स होते हैं वो किसी ना किसी प्रोटीन के साथ टाइटली बाइंड हो जाते हैं, जैसे इन केस ऑफ आयरन. तो आयरन, अगर हम आयरन का केस देखें तो आयरन जो बाइंड होता है वो होता है फेरेटिन के साथ. सो आयरन, यू विल नॉट गेट आयरन फ्रीली इन द ब्लड. सो अगर हमारे पास आयरन नहीं होगा तो फेंटोन रिएक्शन नहीं हो सकता, जिसके नतीजे में फ्री रेडिकल नहीं पैदा हो सकता. उसके बाद आता है रिपेयर ऑफ डैमेज सेलुलर कंपोनेंट, यानी कि जैसे जैसे हमारा डीएनए डैमेज होता है या हमारी सेल वॉल डैमेज होती है तो उसका एक रिपेयरिंग प्रोसेस होता है जो हमारे सेल में हमेशा चलता रहता है. जैसे कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में हमने देखा है कि when the DNA replicate, so it has to be checked, and if there is any difference so it will be corrected. तो same happens in our body also. अगर कोई फ्री रेडिकल किसी डीएनए से, किसी सेल मेम्ब्रेन से, किसी भी मॉलिक्यूल से हमारे सेल की रिएक्ट कर देता है, उसको डैमेज करता है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो उसको करेक्ट कर देते हैं. ROS. अब हम इसको एंटीऑक्सीडेंट्स जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइमेटिक स्कैवेंजर्स, जो फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स जो होते हैं, उसको हम थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे कि जो एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी में किस तरह से फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं या नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट में बदल देते हैं. तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो उनका रिडक्शन या ऑक्सीजन का रिडक्शन फ्री रेडिकल्स किस तरह होता है, चाहे वो एक्सीडेंटली हो जाए या फिर हम उसको इंटेंशनली प्रोड्यूस करें किसी भी फैगोसाइटिक रिएक्शंस के लिए इन द न्यूट्रोफिल्स और WBCs, या वो एक्सीडेंटली प्रोड्यूस हो जाए किसी भी रिएक्शंस के तौर पर. तो टोटल जो ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है उसके लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है. आप ये देख सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन यहाँ पर फ्री स्टेट में यहाँ पर है, उसको कहीं से भी अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इट इज़ चेंज इनटू द सुपर ऑक्साइड. ये किस में बदल जाता है? सुपर ऑक्साइड, विच इज़ अ फ्री रेडिकल्स. उसके बाद जो सुपर ऑक्साइड है उसको अगेन फर्दर 1 more electron get and it will get 2 proton, that is 2H plus, and it will convert it into hydrogen peroxide. उसके बाद अगर इसको फर्दर कोई एक और इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो इट विल चेंज इनटू H2O एंड वेरी डेंजरस, दैट इज हाइड्रोक्सिल रेडिकल. Very dangerous, the most dangerous among the ROS. And after getting another electron and 1 proton, it will change into the H2O, which is a non-toxic, or we can say it is a water. So this is all about the reduction of oxygen. All throughout we need 4 electron, total 4 electron. Now how these free radicals, that is superoxide, H2O2 and hydroxyl radicals, can be neutralized by the defense enzymes, right? So the first enzyme we discussed, that is superoxide dismutase. तो ये क्या करता है, ये जो हमारा सुपर ऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था, दे विल चेंज इनटू द हाइड्रोजन परऑक्साइड. तो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है यूजुअली इट इज नॉट अ फ्री रेडिकल, बट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस very dangerous free radical, that is why it is considered a free radical. Otherwise it is a non-toxic product, right? Non-toxic molecule. उसके बाद जो SOD होता है वो सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन परऑक्साइड में चेंज कर देता है, और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है विद द हेल्प ऑफ कैटालेज, another enzyme produced by our cell as a defense against the ROS, it is produces
H2O and O2 from the hydrogen peroxide. Okay, I hope you understand. It is very simple that super oxide dismutase change superoxide into hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is changed into H2 and O2 with the help of catalase. Both enzymes are anti-free radicals or scavengers of free radicals. Now coming to the third and very important, that is glutathione peroxidase. We will discuss about the third and most important enzyme, that is anti-free radical enzyme, glutathione peroxidase. Now how it works? So actually it works on the hydrogen peroxide, but before we are going into the reaction that how it helps to neutralize the hydrogen peroxide, first we should understand, we should learn about the three important मॉलिक्यूल विच इज, हमें उससे पहले ये तीन मॉलिक्यूल को जानना होगा जो कि इस रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं. दैट नंबर वन इज ग्लूटाथियोन, दैट इज ऑल्सो नोन एज GSH, विच इज नथिंग बट अ ट्राईपेप्टाइड. ये एक ट्राईपेप्टाइड होता है जो कि सिस्टीन, ग्लूटामेट एंड ग्लाइसिन, इन तीन अमीनो एसिड से बनके एक ट्राईपेप्टाइड होता है जिसका नाम होता है ग्लूटाथियोन. उसके बाद ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, ये तो सेम एंजाइम है जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, जो एक स्कैवेंजर, एंटीऑक्सीडेंट स्कैवेंजर्स की तरह काम करता है ऑन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड. नाउ अनदर मॉलिक्यूल विच इज पार्टिसिपेट इज ग्लूटाथियोन डाइसल्फेट. अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से पार्टिसिपेट करता है H2O को न्यूट्रलाइज करने के लिए. ये तीनों जो मॉलिक्यूल हैं, so two molecule of glutathione which is a tripeptide, that is GSH plus GSH, what it does, it form GSSH, that is glutathione disulfide. So H2O2 in the presence of glutathione peroxidase changes into H2O. But for happening this reaction we need that so 2 glutathione is required for completion of this reaction. So we have 2GSH, right, which is also participate in this. I should write from other. And what happens, it will change into GSSH. okay, we have free radical, that is H2O2 hydrogen peroxide. In the presence of two molecule of glutathione which is a tripeptide, it is converted into 2H2O, right? And this glutathione, two molecule of glutathione is reduced into, or we can say changes into ग्लूटाथियोन डाइसल्फाइड. लेकिन हमें ये जो ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज रिएक्शन है जो इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट कर रहा है H2O में, हमें ये ग्लूटाथियोन इसी फॉर्म में हमें चाहिए, ना कि डाइसल्फाइड फॉर्म में. सो इसको रिटर्न करने के लिए हमें चाहिए होता है NADPH, राइट. रिटर्निंग दिस वी नीड NADPH. अब ये NADPH ये कहाँ से आता है? This NADPH is coming from the pentose phosphate pathway, right? This NADPH is coming from the pentose phosphate pathway and it reduces
into NADP plus. And for this reaction we need glutathione reductase. What enzyme we need? Glutathione reductase. And for the activation of this enzyme we need FAD. Understand? Okay, so glutathione peroxidase, where it work on hydrogen peroxide. For completing this reaction, for changing of hydrogen peroxide into H2O, we required glutathione peroxidase obviously, but instead of this we also required glutathione, which is a tripeptide, and it is changes into glutathione disulfide, right? But for cyclical reaction, for converting again and again, we need glutathione. For converting glutathione disulfide into glutathione, we need NADPH, which is coming from the pentose phosphate pathway. And for this reaction, we required an enzyme which is known as glutathione reductase, and this enzyme is activated by the FAD. So I hope that you understand about the function of glutathione peroxidase. So thanks for watching. Until next video, thank you.